तो आज का स्टोरी 1980 का एक अमेरिकन मिस्ट्री हॉरर मूवी द चेंजलिंग की, जिसमें एक ओल्ड म्यूजिक प्रोफेसर को उनके नए घर में कुछ स्ट्रेंज फेनोमेना एक्सपीरियंस होती है, जहां इसकी तहकीकात के समय उन्हें और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ओल्ड म्यूजिक प्रोफेसर जॉन को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी बेटी कैथी और वाइफ जोआना के साथ वैकेशन पे गए थे। पर वहाँ उनकी कार खराब होने की वजह से जॉन एक टेलीफोन बूथ पे जाके मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक उस रोड में एक ट्रक तेजी से गुजरने लगता है, जो जल्दी आके इनके कार से टकरा जाता है, जिससे जॉन के सामने ही उनकी वाइफ और डॉटर की मौत हो जाती है। अब फिर कुछ टाइम के बाद हमें एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है, जहाँ की म्यूजिक डिपार्टमेंट में अब जॉन फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करने आ गए थे। अब ऐसे ही एक दिन वो अपनी फेलो प्रोफेसर से अपने डेड फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ वो उन्हें ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये उनके लिए एक नए घर का अरेंज करवा दे, क्योंकि उनके पुराने घर में जाते ही उन्हें अपनी बच्ची की याद आने लगती है। और कुछ टाइम के बाद हम एक लड़की क्लेयर नॉर्मन को देखते हैं, जो जॉन की यूनिवर्सिटी में हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो अब जॉन को एक पुराना घर दिखाने को लेकर जाती है, जो काफी हद तक वीरान और टूटा फूटा पड़ा हुआ था, जहाँ जॉन की पूछने पर ये घर 12 साल से खाली पड़ा है, ऐसे क्लेयर बताती है। यहाँ वो उन्हें पूरा घर दिखाती है, जो काफी हद तक आलीशान था, जिसमें म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए एक स्पेशल हॉल भी बनाया गया था। एक म्यूजिक प्रोफेसर होने की वजह से ये देखते ही जॉन यहाँ रेंट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम अगले सीन में यहाँ जॉन को अपनी पियानो पर म्यूजिक कंपोज करता देखते हैं। पर फुल्ली रिपेयर होने के बाद भी यहाँ की पियानो कुछ अजीब तरह से रेस्पॉन्स कर रही थी। और फिर अगले दिन हम जॉन को उनकी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को म्यूजिक कंपोजिशन का लेसन दे रहे थे। साथ ही में इस रात वो यहाँ एक पार्टी अटेंड करते हैं, जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स आए हुए थे। वहाँ अब क्लेयर जॉन से एक जोसेफ नाम के ओल्ड आदमी के बारे में बात करती है, जो अमेरिका के एक फेमस पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने इनकी यूनिवर्सिटी को बहुत डोनेशन दिया था। साथ ही में वो पुराना घर भी हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट को इन्हीं से मिला है। और अब फिर ये दोनों बातें करते हुए ड्रिंक करते हैं। यहाँ जॉन के घर में अगले दिन से ही स्ट्रेंज फेनोमेना बढ़ने लगते हैं, जैसे कि अचानक से जोर जोर से ढोल जैसे आवाज़ सुनाई देते हैं। कभी भी मनमर्जी दरवाजे खुलते बंद हो जाते हैं, जिस पे यहाँ के केयर टेकर को पूछने पर वो जॉन को ये बहुत बुरा ना करे और हवा की वजह से ऐसे हो रहा होगा, ऐसे समझा देता है। अब कुछ दिनों में क्लेयर इस घर के लिए कुछ पेंटिंग्स लेके आती है, जो देख के जॉन को थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर उसके बुलाने पर ये उसके साथ घुड़सवारी के लिए चले जाते हैं, जहाँ शाम को लौटते वक्त उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही उसे घोड़ा चलाना सिखाया करते थे, जहाँ पे हम उनकी मेंटल पेन को फील कर पाते हैं। अब वो घर आके रोने लगते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को खोने का उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद कुछ स्टूडेंट्स को उनके घर में दिखाया जाता है, जो म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए जॉन के पास आ गए थे। पर उनकी क्लास खत्म होते ही जॉन को पूरे घर में से पानी टपकने की आवाज़ आने लगती है, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ की सारी नलें अपने आप ही खुल गई है। और ऊपर के एक बाथटब में उन्हें किसी की फेस भी अपीयर होता दिखाई देता है, जिससे इस रात जॉन काफ़ी डर जाते हैं। फिर अगले सुबह भी ऐसे ही घटनाएं बढ़ने लगते हैं, और इस घर के आर्टिक के कांच अपने आप ही टूट के बाहर की तरफ गिरता है, जिससे जॉन अब इस सब की पता लगाने को ठान लेते हैं और ऊपर जाके वहाँ की छानबीन करने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिलता है, जो पुराने कबाड़ों से भरा हुआ था। और ये वहाँ की हर चीज़ को देखने लगते हैं। वहाँ एक पुराना म्यूजिक बॉक्स भी रखा गया था, पर डरावनी बात ये होती है कि इसमें से वही म्यूजिक प्ले होने लगती है, जो जॉन ने खुद इन्वेंट किया था। अब अगले सीन में हम क्लेयर को भी यहाँ देखते हैं, जो ये म्यूजिक सुन के हैरान थी। उसे भी बिलीव हो गया था कि इस घर में कुछ न कुछ तो हो रहा है। जॉन कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद इस घर में कोई चीज़ है जो हमें कुछ बताना चाहती है, क्योंकि इतने दिनों में वो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहता था। और फिर ये दोनों उस आर्टिक रूम में जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ और नोटबुक्स मिलते हैं, जिसमें किसी बच्चे की लिखावट थी, और उसमें 1909 का डेट डाला गया था। और वहाँ एक बच्चे के साइज़ की व्हील चेयर भी थी, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि ये रूम शायद तब किसी बच्चे का हुआ करता था। अब ये दोनों डायरेक्ट लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि 1909 में इस घर में वाल्टर बेनर नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे, जिनकी ही बेटी कारा बार्नेट की तब कोल्ड कार से टकराने की वजह से मौत हो गई। जिसके बाद ये उस फैमिली के सिमेट्री पे जाते हैं, जहाँ उन सबको अलग अलग टाइम में एक साथ दफनाया गया था, जिसे देख के जॉन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन सब की कहानी तो नॉर्मल थी, तो आखिर क्यों इतने दिनों बाद उस घर में इन्हें वो सब एक्सपीरियंस हो रहा है। अब एक बार फिर इस रात को उनके साथ कुछ अनयूजुअल होता है। एक रेड बॉल, जो अपनी बेटी कैथी की निशानी के तौर पर इन्होंने अपनी बॉक्स में रखा था, अब वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर कुछ ही देर में ऊपर सीढ़ियों से गिरते हुए इनके सामने आती है, जिससे समझ जाते हैं कि इस घर में जो भी चीज़ है इनसे किसी भी हाल में बातें करना चाहती है।
जिस वजह से हम अगले सीन में यहाँ एक साइकिक को देखते हैं जिसे एक मीडियम बन के उस चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। उनके साथ कुछ और लोग भी आए हुए थे जो सब एक रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन करके वहाँ टेबल पर बैठते हैं और अब वो औरत अपनी पावर यूज़ करके उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, पर बहुत टाइम तक कोशिश करने के बाद वो किसी बच्चे की स्पिरिट को ढूंढ ही लेती है जो अब इससे मेंटली कनेक्ट हो जाता है। ये उससे पूछती है क्या तुम कारा बेनार्डो जिसकी कोल कार्ड से टकराने की वजह से मौत हो गई थी, जिस पे वो जवाब देती है और नहीं कहती है। उसकी आवाज़ कोई और नहीं सुन सकता था, इस वजह से वो साइकिक पेपर्स पे उस स्पिरिट के आंसर्स लिखने लगती है। फिर ये उसकी नाम पूछती है जिस पे जवाब आता है जोसेफ कारमाइकल। तो तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, क्या तुम इस घर में मर गए थे? पर उसकी जवाब अभी से सुनाई नहीं देती और वो बच्चा जॉन का नाम लेने के बाद रिप्लाई करना बंद कर देता है, जिस वजह से ये सब कुछ देर के बाद फिर से कोशिश करते हैं पर इस बार भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, जो देखते हुए अभी नहीं रुकना पड़ता है। जहाँ अगले दिन हम जॉन को उन सारे रिकॉर्डेड टेप्स को फिर से चलाते हुए देखते हैं, पर यहाँ जोसेफ की वॉइस उन्हें सुनाई दे जाती है जिसमें तब उसने साइकी की सारे बातों का आंसर दिया था, पर किसी वजह से वो ये सब नहीं सुन पाई थी। यहाँ जॉन सुनते हैं कि कहाँ मौत हुई थी, कि जवाब में वो बताया था मेरे रूम में, मैं चल नहीं पाता। तुम्हारी मौत कैसे हुआ था, कि जवाब में वो रोते हुए बताता है मेरे फादर, मेरा मेडल, हमारा फार्म, उसका कुआं, सीक्रेट हार्ट। जहाँ भी सब वार्ड सुनते सुनते ही जॉन को जोसेफ एक विजन दिखा देता है जिसमें एक दिन ये अपनी रूम में बैठा हुआ था जहाँ उसके फादर अब आर्टिक में आते हैं और उसके पैर को पकड़ के वहाँ उसे पानी में डुबाने लगते हैं। वो चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, पर धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। जहाँ ये ब्रूटल सीन देख के जॉन टूट जाता है और वो एक और बार बोलता है मैं जोसेफ कारमाइकल। जोसेफ कारमाइकल नाम आपको याद है ना, ये वही अमेरिकन पॉलिटिशियन था जिसकी स्टोरी हमें यूनिवर्सिटी में दिखाया गया था, जिन्होंने इस घर को क्लेयर के डिपार्टमेंट को डोनेशन में दे दिया था। पर जॉन सोचते ये कैसे हो सकता है कि यहाँ की मरा हुआ बच्चा भी खुद को जोसेफ कारमाइकल कह रहा है। दरअसल यही मूवी का मेन प्लॉट है जो हमें आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में क्लेयर भी यहाँ आ गई थी जो उन सब रोते हुए जोसेफ की आवाज़ों को सुन के खुद भी रो पड़ती है। जहाँ आप जॉन क्लेयर से उस सेक्रेड हार्ट के बारे में पूछते हैं जिसमें वो यहाँ एक अनाथ आश्रम हुआ करता था ऐसे बताती है। इस अनाथ आश्रम की स्टोरी भी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जहाँ इसी मोमेंट में जोसेफ की व्हील चेयर भी खुद ब खुद इनके सामने आ जाती है, जैसे वो इन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये इस सच को सामने लाए ताकि उसके आत्मा को शांति मिल पाए। अब हम अगले सीन में जॉन और क्लेयर को अपने अपने इन्वेस्टिगेशन करते देखते हैं। वो बूढ़ा कारमाइकल की पूरी हिस्ट्री निकालते हैं। दुनिया को पता हुआ स्टोरी के हिसाब से ये बूढ़ा जोसेफ रिचर्ड और एमिली कारमाइकल का डिसेबल बच्चा हुआ करता था, जिनकी फैमिली उस घर में 1899 से 1906 तक रुका हुआ था। पर इसी बीच उसकी मॉम एमिली की 1901 में मौत हो जाती है और उसके दादाजी जो एमिली के डैड थे उस टाइम के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे। पर 1905 में उनकी भी मौत हो गई, जिससे उनकी सारी दौलत अब जोसेफ के फादर रिचर्ड कारमाइकल के हाथ में आ जाता है। जहाँ 1 साल के अंदर ही वो डिसेबल्ड जोसेफ को स्विट्जरलैंड भेज देते हैं, जो लगभग 12 साल के बाद फिर से अमेरिका लौट के आया और अब तक उसकी टांगे भी मिराकलेसली ठीक हो गए थे। जहाँ उनकी उन सारी पुश्तैनी दौलत की वजह से ही वो इतना दान धर्म करने वाला बन पाया जो आगे जाके उसे पॉलिटिशियन बनने में हेल्प किया। क्लेयर कहती है और छोटा जोसेफ जो सीक्रेट हार्ट अनाथ आश्रम की बात कर रहा था उसका क्या मतलब हो सकता है, जिस पे जॉन कहते हैं कि उनके हिसाब से अभी क्या ये बूढ़ा जोसेफ उसी अनाथ आश्रम से लाया हुआ कोई रैंडम बच्चा होगा जिसे रियल जोसेफ को मारने के बाद उसके डैड ने शायद रिप्लेस कर दिया था। शायद इसलिए ही जवान होने तक वो उसे स्विट्जरलैंड में रखते हैं ताकि लौटने के बाद ये बात किसी को पता भी ना चले। क्लेयर जॉन से कहती है ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन है और वो भी एक फेमस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में, जिस पे जॉन कहते हैं तो प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले जोसेफ की डेड बॉडी ढूंढना पड़ेगा। और याद करते हैं कि उस टेप में जोसेफ उनकी फार्म, उनका कुआं ऐसे कुछ बताया था। और वो निकल पड़ते हैं सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहाँ वो इस कारमाइकल फैमिली के सारे पुराने प्रॉपर्टीज का हिस्ट्री ढूंढने लगते हैं और आखिर में उन्हें एक क्लू मिल ही जाता है, जिस रिकॉर्ड के हिसाब से समंदर के पास के एरिया में रिचर्ड ने अपनी एक फार्म हाउस को घर बना दिया था, फिर जिसे वो 1914 में किसी को बेच दिया। और रात को जॉन और क्लेयर उस घर में जाने लगते हैं जहाँ क्लेयर ने अब तक जोसेफ की दादाजी का विल के बारे में पता कर लिया था। वो बताती है कि मरने से पहले जोसेफ की दादाजी ईटी स्पेंसर ने अपनी तमाम दौलत को छोटे जोसेफ के नाम में लिख दिया था और जब तक उसे 21 साल ना हो जाए उसके पिता रिचर्ड को इस प्रॉपर्टी का गार्डियन बनना पड़ता है। जहाँ उसमें एक और क्लॉज भी था कि अगर इस बीच जोसेफ को कुछ हो जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चला जाएगा। जो सुन के जॉन को अब सारी स्टोरी समझ आने लगता है। वो बताता है कि
तो छोटा जोसेफ तब एक वीक और डिसेबल्ड बच्चा था जिसका 21 साल तक जीने का कोई भरोसा नहीं था। शायद रिचर्ड कारमाइकल भी तब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और इसलिए ही वो उसे मार के अनाथ आश्रम से एक और बच्चे को रिप्लेस कर दिया ताकि किसी भी हाल में वो प्रॉपर्टी चैरिटी में ना जाए। जहाँ अब ये दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और यहाँ की ओनर मिसेस ग्रे को सारी स्टोरी समझाने लगते हैं। वो कहती है उसे इन पर थोड़ा तो विश्वास है क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी छोटी बच्ची को रात में एक सपना आया था जिसमें उनके ही घर में एक जगह एक छोटा सा दुबला पतला सा बच्चा फ्लोर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पर हमारे चेक करने पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। और ये वही दिन था जब जॉन के घर में साइकिक जोसेफ से बात करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ इस बात को सुनते ही वो यहाँ खुदाई करवाने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को यहाँ फ्लोर तोड़ के खुदाई करते देखते हैं जहाँ सचमुच के एक कुआं बना हुआ था। अब वो उसे देर रात तक खोदने लगते हैं और आखिर में उन्हें एक बच्चे की स्केलेटन मिल ही जाती है। इसे देख के इन सबको थोड़ा राहत मिलती है और फिर मिसेस ग्रे पुलिस को कॉल करती है, जहाँ पुलिस आके उस स्केलेटन को बाहर लाती है। फिर उस कुएं के अंदर कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ इनिशियल ऑब्जर्वेशन से ये कंकाल 50 साल से पुराना होगा ऐसे बताते हैं। लेकिन साथ ही में जॉन को यहाँ के बारे में पता कैसे चला ये भी पूछते हैं, जिस पे जॉन अब कुछ भी कहने से डर रहे थे क्योंकि उनके पास पॉलिटिशियन जोसेफ के अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं था। पर इसी रात पुलिस वालों के जाने के बाद वो फिर से यहाँ आ जाते हैं, जहाँ इनके आते ही वो छोटे जोसेफ का मेडल मिट्टी के नीचे से ऊपर आता है क्योंकि जोसेफ की स्पिरिट भी यही चाहता था कि जॉन के हाथ में ही ये सबूत लगे। और अब तक बूढ़ा जोसेफ को उस कुएं में मिला स्केलेटन की खबर पहुंच जाती है और उसकी प्रेशर की वजह से अब पुलिस वाले भी इस केस को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मजबूर होकर जॉन अब खुद बूढ़ा जोसेफ से मिलने की कोशिश करते हैं। वो एक एयरपोर्ट में उसे वो मेडल दिखाते हैं पर बूढ़ा जोसेफ उन्हें इग्नोर मार के चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पास में ऐसे ही एक नकली मेडल था। और अब निराश होकर वो घर आते हैं, जहाँ छोटे जोसेफ की स्पिरिट अब बेकरार होने लगा था। वो खिड़की दरवाजा सा पटकने लगता है, जिस पे गुस्सा होकर अब जॉन उसे डांटने लगते हैं। मैंने तो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, पर वो आदमी काफी पावरफुल है और इतनी सालों के बाद इस बात को प्रूव करना शायद नामुमकिन ही है। जिससे अब जोसेफ की स्पिरिट शांत हो जाती है, लेकिन ये जानते थे कि सच्चाई के सामने न आने से उसकी आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाएगी। अब अगले दिन यहाँ एक डिटेक्टिव आता है जिसे बूढ़ा जोसेफ ने भेजा था। वो अब जॉन को जोसेफ के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने का इल्जाम लगाता है। साथ ही में वो रियल मेडल ये उनसे चुरा के ले आया है ऐसे बताता है। दरअसल वो मेडल छोटे जोसेफ को उसके दादाजी ने मारने से पहले दिया था और बूढ़ा जोसेफ को 74 साल के बाद भी ये बात लोगों के सामने आने की डर था, जिस वजह से ये डिटेक्टिव अब जॉन को डरा धमका के चुप रहने को कहता है। और इसी मोमेंट में क्लेयर भी यहाँ आती है जो बताती है कि जॉन और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और जल्दी ही ये घर को तोड़ने की ऑर्डर भी पास होने वाला है, जो सुन के जॉन अब और निराश हो जाते हैं। पर कुछ ही देर के बाद क्लेयर इन्हें फिर से फोन करती है। वो डिटेक्टिव जो इनके घर में आया था उसकी एक्सीडेंट हो गया है और उसका कार इनके घर से लौटते वक्त अपने आप ही कंट्रोल खो के पलट गया था, जिससे उसकी वही मौत हो गई। जो सुन के जॉन समझ जाते हैं कि ये सब छोटे जोसेफ की स्पिरिट ने ही किया होगा और उन्हें उसकी पावर का एहसास हो जाता है। अब अगले सीन में बाहर से लौटते ही बूढ़ा जोसेफ डिटेक्टिव की खबर पूछता है और जल्दी वो उसकी मिस्टीरियस एक्सीडेंट के बारे में सुनकर डर जाता है और आखिरकार उसे जॉन से बात करने उन्हें बुलाना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में कुछ ऑफिसर जॉन को इसके पास लेके आते हैं, जहाँ वो जॉन से पूछता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों ही उन सारी पुरानी चीजों को खंगाल रहे हो। जिस पे जॉन बताते हैं कि तुम्हें तो शायद पता ही है तुम्हारा जब पुराना घर था कुछ महीनों से मैं वहाँ रह रहा हूँ, जहाँ शायद मुझे किसी चीज की होने की एहसास होने लगा है और वो असल में रियल जोसेफ कारमाइकल की स्पिरिट है। जो सुन के बूढ़ा जोसेफ बोलता है ये क्या बक रहे हो, मैं जोसेफ कारमाइकल हूँ, मेरे पिता रिचर्ड कारमाइकल थे। जरूर तुम इन सारी कहानियों से हमारा पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जो सुन के जॉन उसे वो मेडल दिखाते हैं और बताते हैं झूठ मत बोलो जोसेफ, ये रियल जोसेफ की उसके दादाजी से मिला हुआ लॉकेट है ना, जो उन्होंने अपनी पोते जोसेफ को दिया था और मुझे ये उस बच्चे की स्केलेटन के पास मिला जिसे कारमाइकल फैमिली के फार्म में दफनाया गया था। मुझे पूरा विश्वास है तुम रियल जोसेफ कारमाइकल नहीं हो। रियल जोसेफ तो तभी अपने पिता के हाथों मारा गया था और तुम्हें शायद उसकी दादाजी के दौलत के लिए जोसेफ बनाया गया है। तुम बाप बेटी तो किसी और की नसीब को अपना बना के जीते रहे हो। जो सुन के सब गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये जानता था कि यही सच है और अब ये बोलता है कि हाँ ऐसे हो सकता है पर तुम ये बात को कभी प्रूव नहीं कर पाओगे और अगर कभी तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। जो सुन के जॉन बोलते हैं याद रखो किसी की लालच की वजह से एक निर्दोष बच्चा मारा गया है और जब तक ये बात सामने नहीं आएगा शायद तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और वो इस रियल मेडल को इसी के पास छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ वो घर जाते वो देखते हैं कि अब छोटा जोसेफ की स्पिरिट पूरा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से उस घर के सारी चीज़ें हिलने डुलने लगते हैं। वो जैसे अपनी सारी पावर यूज करके इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और जॉन अब ऊपर जाके उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब हो जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ बूढ़ा जोसेफ वो रियल मेडल को रिचर्ड कारमाइकल के फोटो पर रखता है
और ये बातें सोच सोच के उसे भी अब गिल्ट महसूस होने लगा था। जहाँ इसी मोमेंट में अब वो मेरा जोर जोर से हिलने लगता है और इसे भी एक विजन दिखाई देता है जिसमें ये उस घर के आर्टिक की तरफ जा रहा था, जहाँ वो देखता है कि रिचर्ड कार्माइकेल ने तब कैसे अपने ही बेटे को पानी में डुबा के मार दिया था। जहाँ ये सीन देखते हुए ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और ये अपने घर में ही दम तोड़ देता है। जहाँ दूसरी तरफ जॉन के सामने ही जोसेफ का वो घर अपने आप जल के राख हो जाता है। जॉन और बूढ़े जोसेफ के हालात देखने उसके घर में आते हैं, जहाँ कुछ लोग अब उसकी डेड बॉडी को ले जा रहे थे। इसे देखते हुए जॉन सोचते हैं तो आखिरकार अब छोटे जोसेफ का बदला पूरा हो गया, काश उसे अब पीस भी मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को उस जले हुए घर से उस म्यूजिक बॉक्स को लेते देखते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाता है। अब इस मोमेंट में मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय।